गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के व्याकरण में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम शेष समासों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कुछ समास का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें हम तत्पुरुष समास के बचे हुए शेष भेदों का और उसके बाद अन्य समासों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं तत्पुरुष समास का जो 5वां भेद है विभक्तियों के आधार पर, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए, संबंध तत्पुरुष समास वह समास होता है जिस समास में सामासिक पद बनाते समय संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि का लोप हो जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख लें। जिस समास का सामासिक पद बनाते समय संबंध कारक की विभक्ति या षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का, की, के का लोप हो जाता है या रा, री, रे का लोप हो जाता है, ना, नी, ने का लोप हो जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, समस्त पद और समास विग्रह। उसी तरह से इस पेज को 2 पार्टों में बांटा गया है, जैसे पहले बांटा गया था। तो समस्त पद के नीचे है सुर सरिता, पहला एग्जाम्पल। सुर सरिता का जब समास विग्रह किया गया है तो ये समास विग्रह इसका बन गया है सुर की सरिता। सुर की सरिता। अब यहाँ देखिए, की जो अंडरलाइन किया गया है, ये षष्ठी विभक्ति या संबंध तत्पुरुष या संबंध विभक्ति जो है, संबंध कारक, उसका चिन्ह है। तो जब सुर की सरिता, सुर सरिता का समस्त पद बनाया गया तो इस की का वहाँ पर लोप हो गया है, इसलिए कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अमृत धारा। अमृत धारा। अब जब इसका समास विग्रह किया गया तो यहाँ आपको एक शब्द मिल गया, अमृत की धारा। अब यहाँ देखिए, फिर षष्ठी विभक्ति के चिन्ह की मिला है, लेकिन जब इसका सामासिक पद बनाया गया अमृत की धारा का, तो अमृत धारा, यहाँ अमृत धारा में की का लोप हो गया है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर का जब समास विग्रह किया गया तो देखो, यहाँ हमको मिल गया समास विग्रह में ज्ञान का सागर। यहाँ का हमको मिल रहा है, ये भी संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो का, की, के, ये 3 चिन्ह हैं। तो यहाँ का और की 2 एग्जाम्पल आपको मिले हैं। जब इनका समास पद बनाया गया, समस्त पद बनाया गया, समास किया गया इनमें, तो की और का लोप हो गया है। इस तरह से यह हमारा संबंध तत्पुरुष समास है। उसी के बाद हम इसका 6वां प्रकार देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, अधिकरण कारक भी होता है। मैंने पहले ही बताया कि ये विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के भेद हैं, इसीलिए विभक्तियों के अनुसार ही इनके नाम भी दिए गए हैं। अब अधिकरण तत्पुरुष, चाहे सप्तमी विभक्ति कहें या अधिकरण कारक कहें, इसकी परिभाषा बनाते समय ठीक वैसे ही, जब समस्त पद बनाते समय, जब समस्त पद बनाते समय सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। में या पर का लोप हो जाता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जलमग्न। यहाँ भी 2 पार्ट में हमारा पेज बटा हुआ है, एक समस्त पद और दूसरा समास विग्रह में। तो समस्त पद के नीचे हम देखते हैं जो शब्द हमें मिला वो है जलमग्न। हमने जब इसका विग्रह किया तो हो गया जल में मग्न। ठीक। तो यहाँ देखिए, हमें समास विग्रह के समय में एक नया शब्द मिला है। में जो नया शब्द मिला है, यही सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक का चिन्ह है, में। ठीक। लेकिन जब इसका हमने समस्त पद बनाया तो ये जल में मग्न का जो समस्त पद बना वो जलमग्न हो गया, तो यहाँ पर में का लोप हो गया।
ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है पदासीन। पदासीन, अब पदासीन का जब समास विग्रह किया गया तो वो हो गया पद पर आसीन। अब यहाँ देखिए हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में पर जो है ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह मिल रहा पर, ठीक। लेकिन जब इसका भी समास विग्रह बनाया गया तो हो गया पदासीन, यानी पर का जो है वो लोप हो गया, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल ज्ञानवीर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्ञानवीर। अब जब इसका समस्त पद बनाया गया ज्ञानवीर का तो ज्ञान में वीर, समास विग्रह में जो में आया है इस में का लोप हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया ज्ञान में वीर समास विग्रह में। लेकिन जब इसका हमने समस्त पद बनाया तो हो गया ज्ञानवीर, अर्थात वहाँ पर में का लोप हो गया। तो ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, जब समस्त पद बनाते समय अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति के चिन्ह में या पर का लोप हो जाता है तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्योंकि इनके आपके दोनों नाम मिलेंगे, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, इस तरह से दोनों नेम मिलते हैं इसके। तो ये तो था पहला हमारा हमने समास का अध्ययन किया था विभाव समास। दूसरा हमारा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा, उसके 4 भेदों को पढ़ा था। तो जो तत्पुरुष समास के 2 भेद बचे थे, 5वां और 6वां, उसको हमने इस पार्ट में उसका अध्ययन किया। अब आ जाते हैं हम तीसरे समास पर। तीसरा समास है कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास, हम सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा एक बार फिर से, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ भी हमारा पेज 2 पार्ट में डिवाइड है, समस्त पद और समास विग्रह में। तो समस्त पद के नीचे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा महाराजा। महाराजा, अब इसका जब हमने समास विग्रह किया तो हो गया महान है जो राजा। वैसे हमारा देश महान रहा है, इसमें अनेक एक से एक बढ़ कर के वीर, योद्धा, दानी, तमाम प्रकार के राजा हुए हैं, कायर और दुष्ट भी हुए हैं। लेकिन यहाँ यह कह रहा है महाराजा में महान है जो राजा। तो यहाँ देखिए महा और राजा 2 शब्द हैं इसमें, एक शब्द है महान और दूसरा है राजा। तो यहाँ महान यानी पहला पद जो है वो विशेषण है, राजा की विशेषता, राजा जो है वो विशेष है, राजा की विशेषता महान के द्वारा बताई जा रही है, इसलिए महान जो है यह विशेषण है। तो यहाँ पहला पद विशेषण है महान और दूसरा पद राजा जो है वह विशेष है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखिए पीतांबर। अब यहाँ पहला पद हमको मिल रहा है पीत, दूसरा मिल रहा है अंबर। अब पीत है जो अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीत माने पीला, यानी पीला है जो वस्त्र, अर्थात जो वस्त्र पीला है वो है पीतांबर, ठीक है ना। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है चरण कमल। अब देखिए यहाँ देखिए कमल के समान चरण, 2 शब्द हमको मिल रहे हैं, कमल के समान चरण। अब यहाँ कमल जो है वह विशेषण है, चरण जो है वह विशेष है, क्योंकि चरण कमल के समान चरण, यानी चरण की विशेषता कमल से बताई गई है कि जैसे कमल दिखाई देता है सुंदर और कोमल होता है, उसी तरह से ये चरण भी सुंदर और कोमल है। तो उम्मीद है कि ये तत्पुरुष समास के 2 भेद और ये कर्मधारय समास आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे बढ़िया है। देखिए द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है, यहाँ भी हमारा पेज 2 भागों में बटा है, एक समस्त पद और दूसरा समास विग्रह में। तो समस्त पद के नीचे हमारा शब्द है नवरत्न, ठीक है ना, ये नवरत्न।
और उसके बाद हमने जब विग्रह किया तो ये विग्रह हो गया 9 रत्नों का समूह। अब देखिए यहाँ पहला पद हमें 9 मिला है, ठीक है ना। 9 जो है ये संख्यावाचक है, 1 2 3 4 यानी गिनती का बोध करा रहा है 9। 9 रत्नों का समूह, तो ये हमारा जो हो गया 9 पहला पद है और ये संख्यावाची है, इसलिए नवरत्न में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल हमारा चतुर्वर्ण, सेकंड एग्जाम्पल है चतुर्वर्ण। अब चतुर्वर्ण जब यहाँ इसका हमने समास विग्रह किया तो हो गया 4 वर्णों का समूह। अब यहाँ फिर चतुर् माने 4 होता है, पहला पद 4 संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है पंचवटी, यहाँ हो गया 5 वटों का समूह। अब 5 जो है यहाँ फिर संख्या का बोध करा रहा है, संख्यावाची है, वट माने वृक्ष है, यानी 5 प्रकार के या 5 पेड़ों का समूह। तो पहला पद जैसे 9 4 और 5 ये तीनों पहले पद हैं और तीनों संख्या का बोध करा रहे हैं, किसी न किसी अंक की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो समास होगा वो समास होगा द्विगु समास। इसकी परिभाषा है जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी द्विगु समास भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए हम पांचवा समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। पांचवा समास है हमारा द्वंद्व समास। यहाँ भी देखिए हमारे पेज जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, एक समस्त पद और दूसरा समास विग्रह में। तो द्वंद्व समास की परिभाषा हम सर्वप्रथम देख लेते हैं। देखिए द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, या थोड़े में हम कह सकते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे सब्जी और रोटी, फर्स्ट एग्जाम्पल है सब्जी और रोटी। अब यहाँ देखिए पहला शब्द है हमारा सब्जी, दूसरा शब्द है रोटी, ठीक ना। जब इसका हमने समास विग्रह किया तो ये बन गया सब्जी और रोटी, सब्जी और रोटी। अब सब्जी और रोटी जब बन गया तो यहाँ दोनों पद प्रधान है, सब्जी भी प्रधान है और रोटी भी प्रधान है। इसकी परिभाषा में हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि समास विग्रह करते समय हमें और शब्द की प्राप्ति होती है तथा समस्त पद बनाते समय और शब्द का लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं तथा समास विग्रह करते समय हमें और शब्द की प्राप्ति होती है, और जब सामासिक पद बनाते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो और शब्द का लोप हो जाता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है नाना नानी, तो यहाँ भी 2 शब्द हैं नाना और नानी, ठीक ना। इसका विग्रह हो गया नाना और नानी। जीवन मरण, यहाँ भी 2 शब्द हैं जीवन और मरण, तो इसका जब विग्रह किया तो जीवन और मरण। उसी तरह से सुख और दुख, ऊपर नीचे, भाई बहन, तमाम तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये द्वंद्व समास भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए यहाँ भी पेज हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक समस्त पद में और दूसरा समास विग्रह में। तो बहुव्रीहि समास में हम इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का ना तो पहला और ना ही दूसरा बल्कि कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। परिभाषा एक बार स्पष्ट कर देते हैं फिर से। जिस समास का ना तो पहला और ना ही दूसरा बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक ना। यानी अभी तक आपने पढ़ा किसी समास का पहला पद प्रधान था, किसी का दूसरा पद प्रधान था, किसी समास के दोनों पद प्रधान थे, या किसी समास का पहला पद विशेषण था दूसरा विशेष्य था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दोनों पद जो हमारे सामने होते हैं वो दोनों नहीं प्रधान होते हैं बल्कि कोई एक तीसरा पद या नया पद या अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है गजानन, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है गजानन। अब जब इसका हमें समास विग्रह करना हुआ तो हमने किया इसका गज का मुँह है जिसका वह, गज का मुँह है जिसका वह। तो यहाँ न गज प्रधान है और न आनन, यानी न गज प्रधान हुआ न मुँह प्रधान हुआ, यहाँ वह मतलब तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है कि जिसका हाथी जैसा मुँह है, अर्थात यहाँ तीसरा पद हमको मिल रहा है गणेश,
ये गणेश तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हुआ, ठीक ना। उसी तरह से चतुर्भुज, इसका जब हमने समास विग्रह किया तो ये बन गया चार भुजाएं हैं जिसके वह, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर विष्णु प्रधान हो गया एक तीसरा पद। चतुरानन, चतुरानन, चार मुख हैं जिसके वह, अर्थात ब्रह्मा, यहाँ भी तीसरा पद हमें ब्रह्मा के रूप में मिल रहा है, तो यहाँ तीसरा पद ब्रह्मा प्रधान हो गया है। तो यहाँ ना तो चार प्रधान है ना आनंद प्रधान है, दूसरे एग्जाम्पल में ना तो चार प्रधान है ना ही भुज प्रधान है, पहले एग्जाम्पल में ना तो गज प्रधान है ना ही आनंद प्रधान है। तो इस तरह से यहाँ एक तीनों एग्जाम्पल में एक तीसरे पद हमको मिल रहे हैं, वो तीसरे पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जिस समास का ना तो पहला ना ही दूसरा बल्कि कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उम्मीद है कि ये समास आपकी समझ में आ गए होंगे। इस पार्ट में इतना ही। इसका आप लोग फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। समास की परिभाषा और एग्जाम्पल जिस तरह से आपको बताए गए हैं इसी तरह से आप इसको लिखते रहिएगा। और उसके बाद ये दो प्रश्न भी इस पर आधारित दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों का आप आंसर लिख लीजिएगा ही। और फिर इसका शेष जो पाठों पर आधारित एक्सरसाइजें हैं उसे लेकर के हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे अगले पार्ट में। तो पुनः हम उस पार्ट में उस एक्सरसाइजों को पूरा करेंगे, लेकिन इसमें इतना ही। यदि इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी पढ़ाई होती रहे। और बेल आइकन दबा दें जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। लेकिन इस समास को या कोई भी चैप्टर हो, व्याकरण का हो या लिटरेचर हो, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप अपने आप को धोखा देंगे। आप पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपकी समझ में ये आसानी से आएंगे, क्योंकि व्याकरण है ये आप कभी भी आगे जाएंगे तो एग्ज़ाम, जब भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखिए। अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा अभी मैंने बताई थी आपसे कि जब समस्त पद बनाते समय अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति के चिन्ह में पर का लोप हो जाता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। दूसरा प्रश्न है, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।